डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा साथ ही साथ आरओ एआरओ परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आपको टेस्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार केवल संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि एकदम सही है। लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में दिया गया है यह केवल संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों को दिया जाता है। ऐसा नहीं है, जो 8वीं अनुसूची में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनको तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ ये इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखी गई पुस्तकों और राजस्थानी लैंग्वेज में भी लिखी गई पुस्तकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। परीक्षा में देखा गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड प्रश्न बनता है। करंट अफेयर का प्रश्न बनता है कि अभी रिसेंटली साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, किस लैंग्वेज में मिला है, किस पुस्तक को मिला है, तो ये जरूर पढ़िएगा। और आप देख रहे हैं आप क्वेश्चंस जो बन रहे हैं वो थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप के बने, मतलब 2-3 स्टेटमेंट और दिए जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा मैं इससे रिलेटेड आपको फैक्ट भी बता दूं। अब आपके दिमाग में ये रहेगा कि अभी रिसेंटली किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किस लैंग्वेज में मिला है, किस पुस्तक को मिला है। अब लेकिन आपके दिमाग में ये भी रहेगा कि ये आपके किन किन लैंग्वेजेस में दी जाती है। तो याद रखिएगा 8 शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, उसमें हमने 22 लैंग्वेजेस की बात की है। तो उन लैंग्वेजेस में तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में भी। तो अगर आप देखें तो 24 हो गए इधर। ठीक है, तो बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, हम भाषा की बात कर रहे हैं, तो पेपर में पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान के किस पार्ट में, किस भाग में लैंग्वेजेस की बात की गई है, भाषा की बात की गई है। तो आप याद रखेंगे 17th में हमने लैंग्वेजेस की बात की है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, किस अनुच्छेद में कही गई है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 343 to 351 में। अब कौन कौन सी लैंग्वेजेस आपके 8 शेड्यूल में हैं, तो यहाँ पर तो आपकी 22 लैंग्वेजेस हैं जो आपको नहीं याद रहेगी, मैं आपको बता दूं। लेकिन यहाँ पे प्रश्न और क्या बन सकता है, वो आपसे ये नहीं सोचेंगे कि आप 22 कौन कौन सी लैंग्वेजेस याद कर लो, लेकिन प्रश्न कैसे बनेगा ये देखिए। सबसे पहले आप याद रखेंगे कि 8 शेड्यूल में हमारे संविधान की हमने 22 लैंग्वेजेस की बात की है। तो जब ये शेड्यूल आया था तो क्या उस समय भी 22 लैंग्वेजेस ही थी, तो हम कहेंगे नहीं, इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट किया गया। इनिशियली जब 8 शेड्यूल्ड आपका था तो उसमें खाली 14 लैंग्वेज थी, ये याद रखिएगा, 14 लैंग्वेज। फिर उसके बाद कुछ संशोधन हुए, जिसमें कि पहला संशोधन जो हुआ वो 21वां संशोधन हुआ, जिसके के थ्रू हमने सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया, सिंधी को ऐड किया। ठीक है, सिंधी को। फिर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1992 में, जिसमें हमने कोंकणी को, मणिपुर को और नेपाली को ऐड किया। और 92nd जो है वो लास्ट है, अभी 2003 में हुआ था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया। तो अब टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं। मैं एक बार फिर आपको रिवाइज कराऊंगी
याद रखिए क्लास, लैंग्वेजेस की बात आएगी तो आप याद रखेंगे 8th शेड्यूल में हमने लैंग्वेजेस की बात की है। कितनी लैंग्वेजेस दी गई है 8th शेड्यूल में? 22 लैंग्वेजेस दी गई है। ठीक है, इनिशियली 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में कुछ लैंग्वेजेस को ऐड किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ वो 21वां हुआ 1967 में, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। दूसरा 71 हुआ, जिसमें कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया। और 92 में हमने बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया। पेपर में एक बार प्रश्न बना था कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कौन कौन सी लैंग्वेजेस को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया था। तो यहाँ पे आपको बोडो दिया था, डोगरी दिया था, मैथिली दिया था, संथाली दिया था और भी लैंग्वेजेस दी थी। तो आप याद रखिएगा इन चारों को जो रिसेंट है। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर प्रश्न बनेगा तो कैसा प्रश्न बनेगा? पार्ट भी याद रखिएगा, हमने 17 पार्ट में लैंग्वेजेस की बात की है अनुच्छेद 343 टू 351 में। यहाँ पर 344 में आपका बोला गया है आर्टिकल में, अनुच्छेद में, कि ये जो कमीशन है लैंग्वेज से रिलेटेड उसको कौन बनाएगा? तो उसको बनाएगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये भी याद रखिएगा। और 351 में बोला गया है स्प्रेड करने को कौन सी लैंग्वेज को? हिंदी लैंग्वेज को। तो आप ये भी याद रखिएगा 351 भी, कि 351 में हिंदी लैंग्वेज की बात की गई है। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, साहित्य अकेडमी से रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई। आप इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं कि कौन किसको मिला है अभी रिसेंटली, वो आप चेक करेंगे। और हमने और चीजों को डिस्कस कर लिया। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे। वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास पर चर्चा आरंभ हुई थी। वह प्रतिवेदन क्या था? मैंने आपको पहले भी बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रश्न आपके प्रीलिम्स में बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे, यहां तक कि हो सकता है आपके इंटरव्यू में भी पूछ ले। तो वो जो गोल्स हैं आपको वो याद होना चाहिए, और मैंने याद भी कराया है पहले के टेस्ट में। यहां पर जो बोला गया है, ये बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात किस रिपोर्ट में की गई थी? सबसे पहला आपको दिया गया है जलवायु परिवर्तन पर पहला प्रतिवेदन, दूसरा दिया गया है और कॉमन फ्यूचर, तीसरा दिया गया है जलवायु परिवर्तन पर दूसरा प्रतिवेदन, और आखिरी आपको दिया गया 5वां मूल्यांकन प्रतिवेदन। तो मैं बता दूं यहां पर आवर कॉमन फ्यूचर की बात की है। आप सभी को पता है जब भी हम धारणीय विकास की बात करते हैं, ठीक है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसका मतलब यही होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको इस तरीके से यूज करें कि हम अपनी जरूरतों को तो पूरी करें, साथ ही साथ जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो। ठीक है, तो हमें रिसोर्सेज का दोहन नहीं करना, उसको खत्म नहीं करना है, उसको अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रखना है। तो इस रिपोर्ट का जो आपका टाइटल था वो क्या था? आर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, याद रखिएगा कॉमन फ्यूचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में 74वें संशोधन द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया गया, और दूसरा है नगर पालिका से संबंधित प्रावधान भाग 9 में वर्णित है। अच्छा, आप सभी को पता है जब भी हम बात करते हैं लोकल सेल्फ गवर्नेंस की, तो यहां पर हम बात करते हैं पंचायती राज, पंचायती विभाग की। ठीक है, हम पंचायती इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं और हम म्युनिसिपैलिटी की बात करते हैं। जब हम पंचायत इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो हम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। ठीक है, और यहां पर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो ये वाला तो आपका बिल्कुल सही है। अगर हम पार्ट की बात करें कि हमारे संविधान के किस पार्ट में है, तो पार्ट 9 में किसकी बात की गई है बताइए? पार्ट 9 में पंचायत की बात की है, और पार्ट 9A में हमने म्युनिसिपैलिटी की बात की है। तो दूसरा वाला आपका सही नहीं है। यहाँ पे बोला गया कौन सा सही नहीं है। देखिए इंग्लिश में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो इसको नॉट करेक्ट कर दो। ठीक है, एक ही हम मान के चलेंगे। तो कौन सा आपका सही नहीं है? दूसरा आपका सही नहीं है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने इसको डिस्कस कर लिया। देखिए क्लास, यहां पर एक चीज याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की अगर हम बात करें, तो नगर पंचायत क्या ऐसे क्षेत्र होते हैं जो गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है गांव से शहर में। फिर नगर पालिका परिषद की बात करेंगे तो ये छोटे शहर होते हैं, लघु शहर होते हैं। ठीक है, और जब हम नगर निगम की बात करेंगे तो ये आपके बड़े नगरीय क्षेत्र होते हैं, महानगर होते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है, या एक अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि अनुच्छेद
280 आर्टिकल 280 में हम फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं, फाइनेंस कमीशन की। तो ये भी आपको पता है, इसको कंस्टिट्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है एवरी 5 ईयर। ठीक है, ये एक क्वासी जुडिशियल और एडवाइजरी बॉडी है, ये भी सही है। तो यहां पर आपसे बोला गया है कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्लास आपकी एकदम सही है। देखिए क्लास आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कैग, ये सब चीजें पढ़ लीजिए। ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो जब भी पढ़िएगा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसको, तो आप हेडिंग डालिएगा अपने नोटबुक में फाइनेंस कमीशन और एक बार उस चैप्टर को पढ़िए और लिख डालिए उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या रोल है फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि क्या रोल है बताइए, और किस अनुच्छेद में बोला गया है, कितने मेंबर्स होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आपका सी है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यहां पर देखिए ये आपके पास्ट ईयर का क्वेश्चन है और ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो आप में से बहुत से स्टूडेंट खुश भी हुए होंगे, मैम इकोनॉमी के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है आपने, तो बस आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एक आसान प्रश्न मैं इसको कहूंगी, थोड़ा सा भी नॉलेज है तो हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग मेजर्स दैट आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति की बात हुई है। देखिए मुद्रास्फीति की जब भी हम बात करते हैं तो आप लोग को एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या रहता है, अगर आप अपने पेरेंट्स के पास बैठो या ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठो तो वो हमेशा कहते हैं अरे हम लोग तो 1 रुपए में पूरा मतलब क्या क्या सामान नहीं खरीद लेते थे। 1 रुपए में शर्ट भी मिल जाती थी, पैंट भी मिल जाता था, किताबें भी मिल जाती थी और पैसा बचता था, हम लोग खा भी लेते थे। तो उस समय 1 रुपए की कितनी ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। और अगर आज हमें आपको कोई 1 रुपए दे दे तो हम लोग कहेंगे अरे 1 रुपए में मिलता है क्या, 1 रुपए में टॉफी भी नहीं मिलती, टॉफी खरीदने के लिए भी अब 2 रुपए देना पड़ता है, 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। तो सोचिए हम करेंसी की बात करें, हम 1 रुपए की ही बात करें, लेकिन हम 1 रुपए को जब अपने दादा या पापा लोगों के समय में देख रहे हैं तो उसकी कितनी ज्यादा वैल्यू थी उस 1 रुपए की, कि उस 1 रुपए से हम इतने सामान खरीद लेते थे। परचेसिंग पावर जो थी उस 1 रुपए की वो ज्यादा थी, 1 रुपए देने में इतना ढेर सारा सामान मिल जाता था। आज उस 1 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये इन्फ्लेशन शो कर रहा है। ठीक है, ये इन्फ्लेशन शो कर रहा है, मुद्रास्फीति हो रहा है। अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा, तो अभी हम इसको पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा आपको बस प्रश्नों को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देती हूँ। यहाँ पे बोला गया इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, तो हमें नहीं, आरबीआई कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये एक मॉनेटरी पॉलिसी है। मॉनेटरी पॉलिसी की जब भी हम बात करते हैं क्लास, तो उसको आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, जब भी हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो वहां पे सरकार आती है, ये भी याद रखिएगा। जब हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो आरबीआई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका रोल होता है, और फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो सरकार का, गवर्नमेंट का रोल होता है। यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है, यहाँ पे आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, जो बैंक रेट है उसको बढ़ाएगी, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ाएगी, ठीक है, यहाँ पे एसएलआर को बढ़ाएगी, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उनको परचेज करेगी। ये प्रश्न है। अब देखो मैंने आपसे कहा कि मुद्रास्फीति क्या है, कल 1 रुपए की वैल्यू इतना ज्यादा थी, आज के समय में 1 रुपए की वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो परचेजिंग पावर जो है 1 रुपए की वो घट गई। ठीक है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये हम कह रहे हैं ये एक मुद्रास्फीति है। ठीक है, अब आपसे बोला गया कि मुद्रास्फीति को हमें कंट्रोल करना है। अब आप एक चीज समझिएगा, जब भी लोगों की जेब में पैसा होगा, जब भी मेरे पास आपके पास खूब ढेर सारा पैसा होगा तो हम ज्यादा चीजें खरीदेंगे, परचेसिंग हमारी बढ़ेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा। तो इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल करने के लिए, महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति को हम क्या करें, लोगों की जेब में से पैसे को निकाल ले, लोगों की जेब में जो पैसा है उसको कम कर दे। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में हम डिमांड और सप्लाई पढ़ते हैं, ये चीज वो एकदम अच्छे से मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगी, कभी एक अलग हम लोग लेक्चर लेंगे उस पर। बस आप अभी इस प्रश्न को समझने के लिए समझिए, अगर मुद्रास्फीति है और मुद्रास्फीति को हमें कम करना है तो लोगों के जेब में जो पैसा है उसको उनके जेब से खींच लो। ठीक है, उसको उनके जेब से कम कर दो, मुद्रास्फीति कंट्रोल होगी। ठीक है, और अगर इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है, हमको बढ़ाना है, तो उनके जेब में और पैसे डाल दो। बस ये चीज दिमाग में बनाइए रखिएगा। तो इसीलिए जब हम कहते हैं इन्फ्लेशन को जब कंट्रोल करना है तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लाओ, उससे क्या होगा, टाइट से जेब कड़क हो जाएगा, पैसे नहीं निकलेंगे, रहेंगे ही नहीं। अब क्या होगा, अब देखो सबसे पहले आपको दिया गया बैंक
रेट में वृद्धि। बैंक रेट वो रेट होता है जिसमें कि आरबीआई जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बैंक को लोन देता है उस रेट पे। अब तो हम लोग रेपो रेट की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, लेकिन पहले बैंक रेट यही होता था। बैंक रेट, जैसे कोई बैंक है, एक छोटा सा बैंक है ए, ठीक है, उसको पैसे की कमी हो रही है, लिक्विडिटी उसके पास कम है। लिक्विडिटी मतलब तरलता। तरलता जब मैं कहूंगी कि मार्केट में लिक्विडिटी है, मतलब मार्केट में पैसा फ्लो कर रहा है पानी की तरह, ठीक है, मार्केट में पैसा है। जब मैं कहूंगी लिक्विडिटी नहीं है, तरलता नहीं है, मतलब पैसे की कमी है, ठीक है, ये भी चीज याद रखिए। अब मैंने आपसे क्या कहा, एक बैंक नया नया खुला, बैंक ए, यहाँ पे हमारा आरबीआई बैठा है, सेंट्रल बैंक, बापों का बाप, ठीक है, आरबीआई जो एकदम बैंक, सेंट्रल बैंक है। अब इस बैंक को थोड़े से पैसे की जरूरत हुई कि ये पैसा कहां से लेगा, तो ये पैसा अपने पापा से लेगा, आरबीआई से लेगा। तो आरबीआई इसको जो पैसा लेंड कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, वो बैंक रेट पे देता है, ठीक है, तुमको मैं पैसे लेंड कर दे रहा हूं बैंक रेट पे, तुमको मुझे इस पे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये होता है आपका बैंक रेट। लेकिन अब हम बैंक रेट की बात नहीं करते, अब हम रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता था। उसको ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको ये चीज समझ में आया ना कि जब भी ए को पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, आरबीआई से जाएगा, कहेगा मुझे पैसे दे दो, आरबीआई बैंक रेट पे पैसा दे देगा। अब जब बैंक के पास पैसा आएगा, बैंक के पास जो छोटे छोटे बैंक है उनके पास पैसा आया, तो वो कस्टमर को कहेंगे आओ हमसे पैसा लो। तो कस्टमर कहेगा भाई लेकिन मैं आपको ज्यादा लोन, आप इंटरेस्ट क्या लगाओगे मुझ पे, तो वो कहेंगे बैंक, अरे परेशान मत हो, बहुत पैसा है, बस 1% इंटरेस्ट दे देना तुम। अगर मैं तुमको आज 100 रुपए दे रहा हूं तो मुझे एक साल बाद 101 रुपए दे देना। तो जो कस्टमर है, अगर मुझसे कोई कहे भाई लो लो 1 लाख रुपए ले जाओ ऐश्वर्या, क्या करना, 1 लाख रुपए ले जाओ आराम से, तुम 1,01,000 रुपए मुझे 1 साल बाद दे देना। बैंक अगर मुझसे कहे, मैं कहूंगी वाह लाओ दे दो भाई, अगले साल 1 रुपए ला के दे दूंगी, इतना अच्छा। तो मैं जाऊंगी ना तुरंत उससे पैसे लेने बैंक के पास, अगर बैंक कम इंटरेस्ट लगाएगा तो, ठीक है, मानते हो ना ये बात। अगर बैंक ने कम इंटरेस्ट लगाया, कहा कि बस अगले साल तुम्हें 1 रुपए देना, ले जाओ लोन, तो लोन लोगे ना, सब लोग लेंगे। और जब सब लोग लोन लेंगे बैंक से, तो सबके जेब में क्या आएगा, पैसा आएगा। और जब सबके जेब में पैसा आएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, लोग कहेंगे हम ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 मिनट इसको थोड़ा सा वो करें हम, थोड़ा सा स्क्रीन पे दिक्कत आ रही है क्लास, तो थोड़ा सा आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। हाँ ठीक है, तो जैसे ही लोगों के जेब में पैसा आया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब लोगों के जेब में से पैसे को वापस लेना है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आरबीआई कहेगा कि हम बैंक रेट ज्यादा लेंगे, तो जो बैंक है आपका वो कहेगा जब आप बैंक रेट ज्यादा लेंगे तो हमको भी लोगों से इंटरेस्ट ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ए भी जो बैंक है आपका, वो भी आपसे ज्यादा इंटरेस्ट लगाएगा, और जब वो ज्यादा इंटरेस्ट लगा के बैठेगा तो आप कहेंगे भाई हम इतना नहीं ले सकते हैं लोन, अभी हम 1 लाख रुपए ले, अगले साल हमको 1 लाख रुपए 50,000 आपको और जोड़ के देना पड़े, रहने दीजिए, हम कम खर्चे में ही अपना जीवन यापन कर लेंगे, टाइट रहने दीजिए हमारी जेब, हम चलेगा, लेकिन हम इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मुद्रास्फीति को, मतलब लोगों की जेब में से पैसे को वापस लेना या लोगों की जेब को बांधना है, टाइट करना है, लिक्विडिटी कम करना है, जो मनी का फ्लो है उसको कम करना है, तो जो बैंक है वो इंटरेस्ट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। और जैसे ही बैंक के इंटरेस्ट बढ़ेंगे, लोग बैंक के पास नहीं जाएंगे उस समय उतने आसानी से पैसे लेने, ठीक है, क्योंकि उनको पता है उनको एक हाई इंटरेस्ट देना है। बस यही चीज दिमाग पे बना के रखिए, आपका प्रश्न लगेगा। अब देखो, इंक्रीज बैंक रेट होगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। क्यों कंट्रोल होगा, बैंक रेट अगर बढ़ेगा तो जो बैंक है आरबीआई से पैसे ले रही है, वो एक हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंकों को, आरबीआई को, ठीक है। और जब बैंकों को आरबीआई को हाई इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो अपने कस्टमर से भी हाई इंटरेस्ट लेगी। तो उस केस में कस्टमर कहेगा हम लोन वोन नहीं लेंगे, इतना हमारे पास इंटरेस्ट हम नहीं झुका पाएंगे। क्या हुआ, मनी का फ्लो धीमा हुआ, लोगों के जेब में जो आसानी से लोन ले लेके पैसे आ रहे थे वो नहीं लेंगे। इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो CRR क्या है, कैश के फॉर्म में बैंक कुछ पैसे अपने जो भी इनका NDTL होता है
उसमें के कुछ परसेंटेज जो होते हैं वो बचा रिजर्व करके रखते हैं। कैश रिजर्व रेशियो नाम से क्लियर होता है। कैश रिजर्व रेशियो जो भी टोटल इनके पास है एसेट, ठीक है, जो भी एनडीटीएल है उसका कुछ कैश के फॉर्म में, ठीक है, मनी के फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं आरबीआई के पास, ठीक है। तो अगर आरबीआई को बैंक में से पैसे थोड़ा कम करना होगा तो वो क्या करेगा, कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा। वो कहेगा कि अगर मैं पहले 5% लेता था अब मैं 10% लूंगा, मतलब तुम्हें अपने एनडीटीएल का कैश का ज्यादा परसेंट मेरे पास सेव करके रखना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली बैंक के पास कम पैसा बचेगा, बैंक क्या करेगा, हाई इंटरेस्ट लेगा, और बैंक हाई इंटरेस्ट लेगा तो लोग लोन लेने नहीं जाएंगे, लोगों के जेब में कम पैसे रहेंगे, लोग शॉपिंग नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। बस ये चीज याद रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। मैं उनसे कहती हूँ क्यों कंफ्यूज होना है। सीआरआर यहां क्या दिया गया, नगद आरक्षित अनुपात। आरक्षित कर रहे हैं नगद को, किसके पास, आरबीआई के पास, जो सबका पापा बैठा हुआ, फादर बैठा हुआ बैंक के पास, उसी के पास रख रहे हैं, ठीक है। ये जो भी एनडीटीएल है बैंक के पास जितने भी पैसे उसका कुछ परसेंट होता है जो कि रखना पड़ता है, और वो भी कैश के फॉर्म में। एसएलआर की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है आपका, संवैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। यहां पर भी हम कुछ जो चीजें हैं एनडीटीएल का कुछ परसेंट रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन वो आपका गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकता है, कैश के फॉर्म में भी हो सकता है। समझ में आया। ये भी कुछ परसेंटेज आप रिजर्व करके रखते जो आप खर्च नहीं करते, मतलब आप खर्च नहीं करते मतलब बैंक खर्च नहीं करता है, बैंक इससे लोन नहीं देता है कस्टमर को, ये उसको सेव करके रखना पड़ता है। जब बैंक कभी कभी होता नहीं कि बैंक डूब रहा है तो उस समय ये सब चीजों का यूज होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो ये सीआरआर एसएलआर जो है वो हम किसी और क्लास में और अच्छे से समझेंगे। और फिर परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की हम बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जब भी परचेज होगी, कौन परचेज कर रहा है, आरबीआई अगर उसको परचेज करेगी तो पैसे आपको देगी ना, तो हमको मार्केट से पैसे फ्लो नहीं करने हैं आरबीआई को मार्केट से पैसे सक करने हैं, ठीक है, मार्केट से पैसे कम करने हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो वो हर इंटरेस्ट को बढ़ाएगी, रेशियो को बढ़ाएगी, ठीक है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज नहीं करेगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगी। क्यों सेल करेगी, जब वो कहेगी आओ तुम गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदो और अपना जो पैसा है लिक्विडिटी है उसको हमको दे दो, ये लो सिक्योरिटीज लेके जाओ। समझ में आया। तो ये आपका गलत है। परचेज करेगी तो मतलब आरबीआई तो पैसा देगी, हमको मार्केट में से पैसे खींचने हैं, बस ये याद रखना। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है, मार्केट से पैसे को सक करना है, हटाना है, तो उसके लिए हम इंटरेस्ट ज्यादा लगाएंगे ताकि लोगों को लोन ना मिल पाए, हर चीजें बढ़ाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेंगे, उनके हाथ से पैसे लेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर है वो 1, 2, 3 आपका सही है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर होगा। अब क्लास आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज समझ में आई होगी तो वेरी गुड, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देखो मैं इसलिए कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में बताने के लिए क्योंकि तभी मेरा इंटरेक्शन आपसे हो पाएगा। जैसे लास्ट क्लास में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मुझे लगा था कि मैंने टेस्ट में इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप में से कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे हो कि मैम आपने एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया, आपको बस डिस्कस करते चलना चाहिए। तो आज का जो क्वेश्चन है तो आप में से बच्चों ने कहा भी था कि मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो क्लास आज थोड़ी सी स्क्रीन में दिक्कत आ रही है, तो मैं बस आपसे ये कह रही थी कि अगर आपको किसी भी चीज में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। हम एक क्लास लेंगे जिसमें कि हम आपको पढ़ा देंगे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना कैसे, क्या क्या चीजें हैं, क्वालिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, उन सब चीजों को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बी है, आपको उत्तर मिल गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन बॉन्ड इज नॉट ट्रू। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है। ग्रीन बॉन्ड है तो आप ठीक है, ये ग्रीन है तो मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये, तो ग्रीन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट इज ओनली फॉर द क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, ये एकदम सही है। ग्रीन बॉन्ड वे फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड इन 2007, ये भी आपका सही है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा आपका सही नहीं है। तीसरा आपको दिया गया है ग्रीन बॉन्ड्स आर द फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन, वित्तीय बाजार नवाचार का हिस्सा है, ये भी सही है। हरित जो बॉन्ड है आपका
स्थिर बाजार प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश है। तो यहां पे देखिए ग्रीन बॉन्ड आर फिक्स इंटरेस्ट लोन इज अ शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज। यहाँ पे ये आपका शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज नहीं है, ये लॉन्ग डे मैच्योरिटी बेस्ड है। ग्रीन बॉन्ड है, हरित से रिलेटेड है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए है। तो आपको सोचिए शॉर्ट टर्म क्यों होगा, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये होगा ना। आप इस प्रश्न को, जब ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया था तो स्टूडेंट्स एकदम परेशान हो गए थे कि अरे ये प्रश्न कहां से आ गया, हम इसको कैसे करेंगे। लेकिन मैं बताऊं उसमें से बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके बारे में नहीं भी पढ़ा था, तब भी वो सही लगा के आए थे। उनको ये पता था कि जो ग्रीन बॉन्ड होता है, ग्रीन है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बॉन्ड है, तो इसका मतलब इन बॉन्ड्स का जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ये आपके इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए होगा। ठीक है, ठीक है, उनको ये चीज पता थी। दूसरा जो स्टेटमेंट था कि ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था यूरोपियन इन्वेस्टमेंट द्वारा 2007 में, किसी को नहीं पता था उसमें से। फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन है, हाँ फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन ही होगा क्योंकि ग्रीन बॉन्ड है, बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, ये भी उनको पता था। और आखिरी दिया गया था ग्रीन बॉन्ड्स आर फिक्स इंटरेस्ट लोन इज अ शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज। तो बी और डी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, जिसमें से जो थोड़े से स्मार्ट स्टूडेंट थे उन्होंने कहा मैम बॉन्ड की बात हो रही है और ग्रीन बॉन्ड की बात हो रही है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट की बात हो रही है, मतलब हम रिन्यूएबल सोर्सेज में या ऐसे प्रोजेक्ट में हम इस बॉन्ड्स को इश्यू करेंगे, तो ये शॉर्ट टर्म कैसे होगा। ठीक है, यहां पे तो लॉन्ग टर्म ही होना चाहिए, तो इसी वजह से वो डी मार्क करके आए थे। और जिन बच्चों ने इसका आंसर डी मार्क किया था तो उनका उत्तर भी सही था। मैं इस प्रश्न को आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि देखिए पेपर में जरूरी नहीं है आपको सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, अब आप पहली बार में उन प्रश्नों को करेंगे जिसमें कि आप 100% श्योर हैं, ठीक है, वो आप मार्क कर देंगे। दूसरी बार आप उन प्रश्नों को करेंगे जिसमें से आप 50% एलिमिनेट कर पाते हैं, तो ये आपका 50% एलिमिनेशन वाला ही है। ग्रीन बॉन्ड मतलब इको फ्रेंडली है, होगा, फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन है, हाँ है ही है। 2007 में यूरोपियन इन्वेस्टमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, नहीं पता, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म होगा, इतना तो हम लगा सकते थे। तो डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए हरित बॉन्ड वर्ष 2007 में दो प्रमुख बहुपक्षीय बैंक, वर्ल्ड बैंक तथा यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की हम बात करें, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट कोर्स द्वारा प्रथम हरित बॉन्ड जारी किया गया था। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजना में होता है और हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल की दीर्घकालिक, देखा दीर्घकालिक की बात की गई है, लॉन्ग मैच्योरिटी की बात की गई, ना कि अल्पकालिक। तो ये चीज इस तरीके से आप कर सकते थे। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपको बैंक के नाम दिए गए हैं, इंडियन बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, सिटी बैंक और सारस्वत बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका सही उत्तर है। देखिए जब हम बात कर रहे हैं इंडियन बैंक की, तो इंडियन बैंक आपका एक सार्वजनिक बैंक है, ये तो आपको पता होगा। ए का आपका फोर्थ दो जगह दिया गया है। ठीक है, फिर बी में आपको आईसीआईसीआई बैंक दिया गया है, तो आईसीआईसीआई बैंक, और यहाँ पे देख लीजिए सारस्वत बैंक जो है ये आपका एक क्या होगा, ये आपका एक कोऑपरेटिव बैंक होगा क्लास। ठीक है, सहकारी बैंक। तो डी का आपका सेकंड आपको यहां पर दिया गया है, 4 और 2। आईसीआईसीआई बैंक की बात हम करें तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आपका एक प्राइवेट बैंक है और सिटी बैंक जो है वो आपका एक फॉरेन बैंक है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्क्रीन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्लास, तो अगर आपको भी दिक्कत हो रही है तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा आज आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। इंडियन बैंक के बारे में सबको पता है। ठीक है, तो ये सार्वजनिक बैंक हो गया। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो ये निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, ये भी आपको पता है। लोग कहते नहीं है कि अरे यार ये प्राइवेट बैंक में जाके खुलवा लो, जल्दी से फैसिलिटीज अच्छी मिलती है, जाओ आईसीआईसीआई में जाके खुलवा लो। तो आम बोलचाल में भी लोग बोलते हैं ये सब चीजें, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी। सिटी बैंक की बात करें तो ये एक विदेशी बैंक है और सारस्वत बैंक की बात करें तो ये सहकारी बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे विटामिन दिए गए हैं और ये विटामिन किस में पाए जाते हैं, तो KDEC सबसे इजी सी है। जो सी है वो खट्टे में पाया जाता है, जैसे लेमन में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। तो डी का सही उत्तर क्या होगा, 2 होगा। देखो एग्जामिनर ने भी आपका सेट अच्छे से किया, तो 2 जगह दिया गया है। अब हम बात करते हैं विटामिन की KDE की बात करें तो देखिए क्लास, जब हम बात करते हैं विटामिन ई की, तो विटामिन ई जो है वो आपका व्हीट जर्म ऑयल में पाया जाता है। तो सी का फर्स्ट,
सी का फर्स्ट एक जगह दिया गया, इसका भी उत्तर डी होगा। एक बार हम मैच करेंगे इसको। और विटामिन के की हम बात करेंगे तो ये अल्फा अल्फा में पाया जाता है। विटामिन डी जो है वो आपका क्वाड लिवर में पाया जाता है। ई आपको पता है किसमें पाया जाता है, व्हीट गेहूं भ्रूण तेल में, और विटामिन सी जो है वो खट्टे में। तो डी आपका सही उत्तर है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, एक बार यही पूछा गया था कि गेहूं भ्रूण, ठीक है, गेहूं भ्रूण, मैंने भ्रूण बोला था ना, भ्रूण व्हीट जर्म ऑयल की बात की गई है, उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो याद रखिएगा ई मिलता है। परीक्षा में ये डायरेक्ट प्रश्न था। इस प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित शासकों में किसके समय ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी? ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके समय में हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में, सुजाउद्दौला के समय में, या आशिफ उद्दौला के समय में, या फिर मुर्शिद कुली खान के समय में? ब्लैक होल ट्रेजेडी में क्या हुआ था, जब ये किसके समय में हुई थी? सिराजुद्दौला के समय में। ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहां पर देखिए फोर्ट विलियम पे जब इन्होंने, जो बंगाल के जो तत्कालीन आपके नवाब थे सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कोलकाता पे कब्जा कर लिया था। किले के पतन के बाद इन्होंने क्या किया था, फोर्ट विलियम में के एक कैद खाने में बहुत ढेर सारे यूरोपियंस को एक साथ आपके बंद कर दिया था। तो क्या हुआ था, सफोकेशन हुआ था, जिसके वजह से बहुत ढेर सारे आपके यूरोपियंस मर गए थे। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो 20 जून 1756 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम और कलकत्ता पे कब्जा कर लिया था। किले के पतन के बाद फोर्ट विलियम और एंग्लो इंडियन कैदी को एक कैद खाने में कैद कर दिया गया था, जिससे कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। जिसमें 146 लोगों को एक जगह कैद किया गया था और ज्यादातर लोग इसमें आपके मर गए थे सफोकेशन के कारण। यही आपकी ब्लैक होल ट्रेजेडी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए, जब बैटल ऑफ बक्सर, जिसको कि हम एक निर्णायक युद्ध के नाम से जानते हैं, 1764 में हुआ था, आपको पता है। ठीक है, इसके बाद आपकी इलाहाबाद की ट्रीटी साइन हुई थी। तो यहां पर ये अंग्रेजी सेना जो थी उसका नेतृत्व उस समय हेक्टर मुनरो ने किया था, ये एकदम सही है। लेकिन इस समय बंगाल का गवर्नर आपका लॉर्ड क्लाइव नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव नहीं था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है। तो इसमें कौन सा सही है, केवल एक सही है आपका, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था और मुगल सम्राट शाह आलम तथा बंगाल का गवर्नर को जो था वो आपका कौन था, विंसी टार्ट था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बंगाल का नवाब आपका कौन था, मीर जाफर था, मुगल सम्राट शाह आलम था और बंगाल का गवर्नर आपका विंसी टार्ट था। और बक्सर युद्ध के बाद कौन आता है, लॉर्ड क्लाइव आता है। बक्सर युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है, बनाकर भारत भेजा जाता है, जिसने मुगल बादशाह से तथा अवध के नवाब के साथ एक ट्रीटी साइन की थी, जिसको कि हम ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। ये आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। दूसरा आपका दिया गया, प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी ने विनोबा भावे को मनोनीत किया था। कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है? अब देखिए क्लास, यहाँ पे जो भी कुछ जगह इंग्लिश हिंदी में वो है, तो हम एक ही को मान के चलेंगे। कौन सा सही नहीं, सही है मानते हैं, और इंग्लिश वाले को विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो कौन सा सही है आपका बताइए। दोनों ही आपके सही हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। जब भी हम व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो प्रथम चरण था उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, विनोबा भावे द्वारा। और जो दूसरे सत्याग्रही थे वो कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी याद रखिएगा क्लास, क्योंकि परीक्षा में एक बार पूछा गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे, लेकिन दूसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न को देखते हैं अब हम लोग। किसके कार्यकाल में सिविल सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी? रिपन, लिटिन या डफरिन या फिर नॉर्थब्रुक? तो यहाँ पे 21 वर्ष से 19 वर्ष की जो आयु है घटा के कर दी गई थी लॉर्ड लिटिन के समय। बी आप याद रखिएगा। देखिए क्लास, रिपन की जब हम बात करते हैं तो रिपन आपके किस किस चीजों से रिलेटेड है, इल्बर्ट बिल से रिलेटेड है। ठीक है, और ये आपके किससे रिलेटेड है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस से रिलेटेड है। डफरिन की बात करते हैं तो डफरिन के समय आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। 21 वर्ष से सिविल सर्विसेज की एज 19 वर्ष कर दी गई थी लॉर्ड लिटिन के समय। बी आपका सही उत्तर है।
आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की थी? तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार या फिर झारखंड। तो ये आपका सही उत्तर है किस राज्य में? झारखंड में। डी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिनों की खोज वैज्ञानिक कैसिमिर फंक द्वारा किया गया था। ठीक है, विटामिन जो डिस्कवर हुई थी इसकी वो फंक द्वारा किया गया था, एकदम सही है। विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये भी सही है। इनमें से कौन से स्टेटमेंट आपके सही है? ये देखिए, तो यहां पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। सी आपका सही उत्तर होगा। विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। विटामिन जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये मानव शरीर में अपापचयी क्रिया में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण की ऊर्जा संकघट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे इन्वायरमेंटल एनर्जी कंजर्वेशन की बात की गई है। सूर्य उत्पादकों के लिए ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम ऊर्जा के स्रोत की बात करेंगे तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो पृथ्वी के पास है वो सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं। ठीक है, ऊर्जा संघटक के अंतर्गत केवल प्रकाश को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पे क्या बोला गया है? एनर्जी कंपोनेंट में खाली प्रकाश नहीं, हमें और विंड एनर्जी, हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं, हम लाइट एनर्जी की बात करते हैं, हम टाइडल एनर्जी की बात करते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, लेकिन पहला आपका सही है। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्लास, जब भी लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की बात की हो और की गई हो और उत्तर में आपको सन दिया हो तो आग बंद करके मार्क करके आया करिए। ए आपका सही उत्तर है। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। एक तरफ आपको राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको राज्य दिया गया है। बांधवगढ़ की अगर हम बात करेंगे तो बांधवगढ़ आपका कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। ए का थर्ड। अभी मैं रिसेंटली बांधवगढ़ गई थी तो इसलिए मुझे याद है। चलो, बांदीपुर की हम बात करेंगे तो बांदीपुर कर्नाटक में है। बी का आपका 4th हो गया। रोहला की हम बात करेंगे तो रोहला किधर है? रोहला आपका हिमाचल प्रदेश में है और गिर आपका गुजरात में है। तो यहां पर ए आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोर प्रभाव एक निम्न विविधता वाला क्षेत्र होता है। यहाँ पर 2 क्षेत्र परस्पर व्याप्त होते हैं। क्लास, यहाँ पर जब भी आप नेशनल पार्क पढ़ेंगे तो ये कोर होता है और ये आपका बफर जोन होता है। ठीक है, कोर जो होता है वो आप यहाँ पे सबसे ज्यादा डायवर्सिटी होती है, विविधता होती है और सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन यहीं पर होता है। कोर में जल्दी जो बीच में एकदम आपको जाना अलाउड नहीं होता, ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं अलाउड होती है। आप जाते हो तो ज्यादातर आपको भ्रमण कराया जाता है बफर जोन का। ठीक है, कोर में जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है वहां के वार्ड की सब। तो कोर में तो जैव विविधता ज्यादा होती है, तो ये गलत है आपका, विविधता कम होती है। हाँ, यहाँ पर 2 क्षेत्र परस्पर व्याप्त होते हैं, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है? तो पहला आपका सही नहीं है, यहाँ पे विविधता ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है, ये चीज याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न जीव अर्थात पौधे तथा जंतु अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं अन्य खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित रहती है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो हर पेड़ पौधे जीव जंतु एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। फूड चेन में आप देखते हैं जो ग्रास होपर है, जो टिड्डा है वो घास खा रहा है। ठीक है, टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को ईगल खा रही है। ऐसे ही चलता रहता है फूड चेन। और कई फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड भी रहती हैं, जो कि आपकी फूड वेब बनाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है ये एक लेंदी प्रश्न दिख रहा है और स्टूडेंट्स लेंदी प्रश्नों को देख के घबरा जाते हैं। लेकिन आप बहुत स्मार्टली अगर सोचेंगे कि इसमें क्या लेंदी, इसमें क्या डिफिकल्ट है, एक दूसरे पे ही तो सब डिपेंडेंट है। हाँ है, फूड चेन एक दूसरे से कनेक्टेड है। हाँ, इतना क्या दिमाग लगाना, एकदम सही है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। तो कभी भी प्रश्न जब बड़े हों तो घबराइए मत, उसको शांत मन से पढ़िए, उत्तर आपको मिलेगा। जैसे आज मैंने आपको ग्रीन बॉन्ड वाला बताया। देखिए, हम लोग स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं ना कि क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, आप क्या सोच रहे थे उस समय। तो थोड़ा सा समझ में अब आने लगता है कि पेपर में स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं।
तो अब मैं अपने टेस्ट में वो भी काम करती हूँ कि आप लोगों को बता दी, देखो ये पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स जो थे वो इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूज हुए, तो आप लोगों को भी समझ में आता होगा। चलिए अब इस प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है। पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से नवजात शिशुओं में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है। इटाई की बात करेंगे तो वो कैडमियम की वजह से होता है। अगर पानी में नाइट्रेट ज्यादा हो जाए तो ब्लू बेबी सिंड्रोम भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही है, सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से क्लास आपसे पूछा जाता है अगर मरकरी, ठीक है, मरकरी बढ़ जाए तो उससे कौन सी डिजीज होती है, तो मिनामाटा डिजीज होती है, बीमारी याद रखिएगा। ठीक है, और शीशा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी, मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ पे ये आप याद रखिएगा, पारा से जब जल प्रभावित होता है तो मिनामाटा बीमारी होती है लोगों को। ठीक है, अब जब हम नाइट्रेट की बात करेंगे तो आप ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखेंगे, कैडमियम की बात करेंगे तो इटाई रोग याद रखेंगे। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब देखो ये भी एक पास्ट ईयर का प्रश्न है। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट ऑफ गदर पार्टी लाला हरदयाल, ठीक है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अब हर बार पूछता था कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किसके द्वारा लिखा है, तो बच्चे रट के जाते थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब कंफ्यूज हो गए कि भाई ये किस वर्ष स्टैब्लिश हुआ था, याद ही नहीं आ रहा था। पब्लिकेशन ऑफ हिक्स बंगाल गैजेट, पहला न्यूज़पेपर जो भारत में था वो बंगाल गैजेट था। किसके द्वारा पब्लिश हुआ था, हिक्स द्वारा। सॉरी क्लास, थोड़ा अभी भी गले में दिक्कत है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, सर विलियम्स जोन। अब कंफ्यूजन किस बात की बताओ, किस बात की कंफ्यूजन मैम, क्वेश्चन की कंफ्यूजन कैसे करोगे, याद नहीं है ये। अब 2 मिनट सोचो। पब्लिकेशन ऑफ हिक्स बंगाल गैजेट, पेपर के पब्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं और भारत में पेपर का पब्लिकेशन 1700 से स्टार्ट है। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, इसका भी गठन आपका 1700 में समथिंग हुआ है। तो 3 और 4 जो है सॉरी क्लास, तो 3 और 4 जो है वो आपका पहले होना चाहिए, तो होना चाहिए ना। अगर थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा है तो इसको कैंसिल करो, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमको परेशान होना ही नहीं है, आंसर में ही हमको दिख रहा है पहले 3 है फिर 4 है, आराम से मार्क कर लो। अब बचा 2 और 1, ठीक है, कैसे करो। गदर पार्टी की अगर हम बात करें तो गदर पार्टी याद करो, लाला हरदयाल, कामागाटा मारू इंसिडेंट, ये 1913 वाला समय चल रहा है। सॉरी 1913 वाला समय ये चल रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग फेज में जब हम लिबरल्स की बात करते हैं तो 1905 के पहले गोपाल कृष्ण गोखले की हम बात करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु किसको बोला गया है, गोपाल कृष्ण गोखले को बोला गया है, बोला गया है ना। तो पहले होगा, थोड़ा सा भी अगर आपने ऐसे सोचा तो 2 पहले होगा 1 बाद में होगा, तो यहां पे बी आपका सही उत्तर है। गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में आया है। गदर पार्टी जो लाला हरदयाल वाला वो 1913 में। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को सही कर सकते थे और स्टूडेंट्स ने ऐसे ही सही किया भी था जिन्होंने सही किया था। उन्होंने कहा जब इस प्रश्न को देखा गया तो हमको ईयर ही नहीं याद आ रहा था, लेकिन कुछ चीजें हमको पता थी कि जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन 1700 में मैम हुआ था, जो बंगाल गैजेट जो था हिक्स द्वारा वो भी 1700 समथिंग है, और गोपाल कृष्ण गोखले का अगर हम देखें इंडियन नेशनल कांग्रेस में योगदान तो 1907 के पहले है, और गदर पार्टी जो है वो 1913 है, तो मतलब उसके पहले ही होगा। तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई, 1780 में आपका जेम्स हिक्टी द्वारा बंगाल गैजेट प्रकाशित किया गया, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का गठन किया, और लाला हरदयाल ने 1913 में अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखते हैं, नंबर्स में मत जाइएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बीच में ऐड किए गए हैं तो नंबर्स नहीं डिलीट हुए। चलिए, भारतीय संविधान में, मेरा गला फिर गड़बड़ हो रहा है तो अगर ज्यादा दिक्कत होगी तो क्लास छोटी ही रखेंगे, आप चिंता मत करिएगा, गला बार बार थोड़ा सा चोक हो जा रहा है तो इसी वजह से, ठीक है, तो आप परेशान मत होइएगा, हम लोग क्वेश्चंस कवर कर लेंगे सारे पेपर के पहले, आप लोग पढ़ते रहिए बस। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को
सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर जोड़ा गया था। 11 मूल कर्तव्यों को 42 संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी हम मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे ही मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ये एकदम सही है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को, मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लेकिन जब जोड़ा गया था तो उस समय कितने मूल कर्तव्य थे? 10 बस। ठीक है। बाद में एक मूल कर्तव्य और ऐड किया गया है, वो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, जब आपका RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन वाला। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है? बी आपका सही नहीं है, क्योंकि जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया तो उस समय खाली 10 मूल कर्तव्य थे। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसको क्या करो, इसको यहाँ पे काटो। क्या बोला गया था, एक बार मैं देख लेती हूँ कौन सा सही नहीं है। तो बी आपका सही नहीं है। ठीक है, देखो, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा और के आधार पर जोड़ा गया था। 10 मूल कर्तव्यों को 42 वे, यहाँ पे बी कर लो, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से जोड़ा गया, जो कि भाग 4A में है। ठीक है, अनुच्छेद 51A में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी। थोड़ा सा गले में ज्यादा दिक्कत हो रहा है, बार बार गला चोक हो रहा है। जितने भी क्वेश्चन हैं, इन मतलब मैंने पूरे क्वेश्चन आज नहीं कवर कर पाई हूँ, लेकिन जितने क्वेश्चन कवर की हूँ उसको मैं पोस्ट कर दूंगी, ताकि थोड़ा सा आप लोगों का रिवीजन हो जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका उत्तर मैं आप लोगों को दे दूंगी। उसके लिए आप लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन आज की क्लास को छोटा ही रखते हैं। अभी आने वाली क्लास में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। ठीक है, आपको क्लास कैसी लग रही है ये मुझे जरूर बताइएगा, और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएंगे। धन्यवाद। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं क्लास। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे।